गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के हम आज प्रकार पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, औचित्य पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन से पहले हम बात करेंगे विधि के बारे में कि विधि दो प्रकार से बनी हुई है, यानी कि एनेक्टेड लॉ और अनएक्टेड लॉ। एनेक्टेड लॉ का मीनिंग जो विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को क्या कहते हैं हम? एनेक्टेड लॉ, यानी कि अधिनियमित विधि कहा जाता है। उसके अलावा जो भी सारी विधियाँ है वह क्या कहलाएगी? अनएक्टेड लॉ कहलाएगी, अनअधिनियमित विधि कहलाती है। अब हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जो भी अधिनियमित विधि है उसको क्या कहा जाता है? स्टैट्यूट लॉ, यानी कि संवैधानिक कानून कहा जाता है एनेक्टेड लॉ को। जबकि जो अनअधिनियमित विधि है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉ की संज्ञा उसको दी गई है। तो क्या हो गया? विधानमंडल द्वारा जो निर्मित विधि है उसको एनेक्टेड लॉ कहेंगे, और अन्य जो भी विधियां हैं वह क्या कहलाएगी? अनएक्टेड लॉ कहलाएगी। अब इंग्लैंड में क्या स्थिति है? इंग्लैंड में जो अधिनियमित विधि है उनको स्टैट्यूट लॉ कहा जाता है, जबकि अनअधिनियमित विधि को कॉमन लॉ की संज्ञा दी गई है। ब्लैकस्टोन और हॉलैंड की हम बात करें तो वो इसको क्या कहते हैं? रिटन लॉ और अनरिटन लॉ, यानी कि जो कोडिफाइड है अधिनियमित है वो तो रिटन लॉ, और अन्य जो विधियां होगी वह अनरिटन लॉ कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। यह भेद कहाँ से आया? तो ये रोमन विधि के अंतर्गत से अपनाया गया है, जिसमें जो रूढ़िजन्य विधि थी उसको जस्ट नॉन स्क्रिप्टम कहा जाता था, और अन्य जो अधिनियमित विधियां हैं उनको लेखबद्ध विधि जस्ट स्क्रिप्टम कहा गया था। तो क्या हो गया? जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, और जो अन्य अधिनियमित विधियों को क्या कहा गया? लेखबद्ध विधि, यानी कि जस्ट स्क्रिप्टम। तो अलिखित जो भी विधि थी वो राज्य की जो सॉवर्निटी है उसकी विधिक शक्ति प्राप्त होती थी, और लौकिक प्रवृत्ति, विचार विमर्श या न्याय नैपुण्य पर निर्धारित होती थी। तो ये बात हो गई, ये टॉपिक रह गया था उस दिन कोई। तो ये हो गया एनेक्टेड और अनएक्टेड लॉ। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में। सामान्य के अनुसार जो लेजिस्लेशन है, विधायन है, वो दो प्रकार का होता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन में नाम से समझ में आ रहा है कि सर्वोच्च विधान क्या है? जिसका उद्भव है, जिसकी जो उत्पत्ति किससे हो रही है? राज्य की प्रभुता शक्ति से उत्पन्न होता है, और जिसे कोई अन्य विधिक प्राधिकारी यानी कि जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो उसको निश्चित, नकारित या नियंत्रित नहीं कर सकती। यानी कि वो क्या है? विधान वो क्या है? सर्वोपरि है, कोई भी उसके ऊपर नहीं है, किसी का भी कंट्रोल उस पर नहीं है। उसने जो भी विधान बना दिया, अब उस विधान में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या उसको निरसन करने का राइट किसी के पास नहीं होता है। तो वो क्या कहलाती है? सर्वोच्च प्राधिकारी कहलाता है, वो सर्वोच्च विधान कहलाता है, कि जिसका उद्भव या निर्माण राज्य की क्या है? संप्रभु शक्ति या उच्च विधायी सत्ता द्वारा किया जाता है, और अन्य कोई भी अथॉरिटी उससे निश्चित, विकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है वो सर्वशक्तिमान है, तो उसकी शक्ति पर किसी प्रकार की विधिक रोक नहीं है। वो जो कार्य करेगा वह हमेशा किसी भी प्रकार से क्वेश्चन मार्क उस पर नहीं लगेगा। ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो पारित अधिनियम है उनको विसंगति या उनके किसी भी आधार पर उसको इलीगल आप नहीं ठहरा सकते। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें इस दृष्टि से, तो भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सर्वोच्च विधान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि भारत की संसद पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न होते हुए भी क्या उसको द्वारा अधिनियमित विधियों को क्या दी जा सकती है? न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसको हम केस के द्वारा समझते हैं कि जब 25 जनवरी 1975 मार्च की अवधि में जब आपातकाल की स्थिति आई थी 75 से लेकर 77 तक में, उसमें भारत में जो आपातकालीन स्थिति की अवधि में संसद ने क्या किया था? संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट थे उनको निलंबित कर दिए गए थे, तथा न्यायालय की जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसकी अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। परिणाम स्वरूप इस संशोधन अधिनियम के सुप्रीम कोर्ट में क्या की गई? रिट याचिका दायर की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट के बाद में
39वां जो संविधान का खंड है 4 के अविधिमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 14 में निहित विधि शासन शब्द संविधान के मूलभूत ढांचे पर कुठाराघात करता था। तो यानी कि संसद ने कोई विधि बनाई लेकिन वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है तो न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उसको अवैध ठहराया जा सकता है। तो इसके कारण भारत की संसद प्रभुत्व संपन्न होते हुए भी उसके द्वारा अधिनियमित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसा विधान जिसका निर्माण कौन कर रहा है, संसद की सर्वोच्च शक्ति के अलावा करे। यदि संसद की सर्वोच्च शक्ति करती है तो क्या क्या सुप्रीम लेजिस्लेशन, लेकिन संसद की सर्वोच्च शक्ति के अलावा किसी अन्य अथॉरिटी के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है, तो वो क्या कहलाता है, अधीनस्थ विधान कहलाता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाता है। इस प्रकार के जो विधानों का अस्तित्व है या उनकी जो वैलिडिटी है किसी अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी पर निर्भर रहती है, जो उनसे हायर है, जो उनसे सुपीरियर है, उन पर उनकी वैलिडिटी निर्भर रहती है कि इन्होंने जो भी नियम कानून बनाए हैं, यदि वो अथॉरिटी उसको वेरीफाई करेगी तभी वो क्या बनेगा, विधान का रूप धारण करेगा। या हम कह सकते हैं कि अधीनस्थ विधान पर किसी उच्चतर विधायी प्राधिकारी का नियंत्रण रहता है। जैसे संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रतियोजन कार्यपालिका के प्राधिकार को किए जाने पर उनके द्वारा जो भी निर्मित कानून है उनको क्या अधीनस्थ विधान की श्रेणी में रखता है, और इस प्रकार जो भी कानून होते हैं उनको प्रभुता संपन्न का नियंत्रण रहता है, यानी संसद या विधान मंडल का नियंत्रण रहता है, और इस उच्च विधायी सत्ता द्वारा उसको निश्चित संशोधित परिवर्तित भी कर सकता है। तो ऐसे जो विधान होते हैं वो अधीनस्थ विधान कहलाते हैं। अब अधीनस्थ विधान की वैलिडिटी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि अधीनस्थ विधान के लिए कौन सी शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक होता है। संविधान के अंतर्गत के जिस मूल अधिनियम के अंतर्गत आप किसी भी अधीनस्थ विधान का निर्माण कर रहे हो, तो अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधान के निर्माण की शक्ति प्रदान की गई होनी चाहिए, और वो अधिनियम जिसके लिए नियम बना रहे वो वैलिड होना चाहिए। दूसरा कि जो भी अधिनियम था, पेरेंट एक्ट है, उसका डेलीगेशन जो क्लोज है, यानी कि जो प्रतिनिधित्व की गई है पावर, वह भी वैलिड होने चाहिए। अधीनस्थ विधान में जो भी है उसमें जो निर्मित जो संविधिक है, प्रलेख है, जो भी सार है, वो प्रक्रिया और प्रारूप की दृष्टि से क्या होना चाहिए, प्रत्येक खंड के अनुकूल होना चाहिए। विक्रयकर अधिकारी बनाम अब्राहम में ये बात की गई थी। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसके दिन जो भी प्रलेख है उसके परिणाम स्वरूप किसी भी जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और न वही संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करती है। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा के बाद में स्पष्ट किया गया था कि वह प्रक्रिया और प्रारूप की दृष्टि से वैलिड होना चाहिए। अब है कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और अधीनस्थ विधान के अंतर्गत जो भी लॉ का निर्माण किया गया है किसी न्यायालय की अधिकारिता पर, उसके जुडिशियल पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, भूतलक्षी प्रभाव न रखता हो, और कोई भी कर या शासिती अधिरोपित न करता हो, तब वह क्या होगा, अधीनस्थ विधान वैलिड होगा। अब हम बात करेंगे अधीनस्थ विधान के भेद के बारे में, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। वर्तमान में क्या हो गया है, विधान संबंधी सामान्य कंसेप्ट क्या हो गया है कि विधानमंडल द्वारा अधिनियमों के माध्यम से क्या किया जाता है, व्यापक नीतियों का तो निर्धारण कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रशासकीय नियम बनाने की शक्ति किसको दी जाती है, प्रशासकीय अधिकारी को प्रतियोजित कर दी जाती है। तो इस प्रतियोजित विधायी शक्ति के अधीन जो भी नियम है, विनियम है, औपचारिकताएं बनती हैं, उन्हें हम अधीनस्थ विधान कहते हैं। कि जो विधानमंडल ने क्या कर लिया, जो व्यापक नीति का निर्धारण था वो तो स्वयं के द्वारा कर दिया, लेकिन उसमें जो विशिष्ट प्रशासकीय नियम बनाने की जो पावर है वो क्या कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अधिकारी उसको डेलीगेट कर दी जाती। तो उसके डेलीगेशन के अधीन जो भी नियम, विनियम या बाई लॉज बनाए जाते हैं उनको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। तो सामान्य इसके कुछ प्रकार बताए अधीनस्थ विधान के। सबसे पहले कॉलोनियल लेजिस्लेशन यानी कि उपनिवेशिक विधान। ये ब्रिटेन के जो उपनिवेशों को क्या स्वशासन की शक्ति प्राप्त थी, और इस शक्ति प्रयोग में बनाए गए विधान को कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहते थे, लेकिन उपनिवेशों की समाप्ति कारण अब ये कोई विशेष महत्व का नहीं रहा है। पावेल वर्सेज अपोलो कैंडल कंपनी के बाद में निर्णित किया गया कि कॉलोनियल लेजिस्लेशन ब्रिटिश संसद की प्रतिनिधि है। इसी के कारण क्या है कि उसमें कार्य चलते रहते थे। दूसरा आ रहा है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन यानी कि कार्यपालिका विधान। तो कार्यपालिका के जो कार्य राज्य के आवश्यक के रूप में हम बात करें तो कार्यपालिका की जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट है। तो कार्यपालिका का वैसे मुख्य कार्य क्या होता है कि राज्य के जो भी प्रशासकीय विभागों का संचालन करना, और उचित संचालन के लिए संसद क्या करती है, कार्यपालिका के प्राधिकारियों को विधायी शक्ति प्रतियोजित कर दी जाती है।
क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कार्यपालिका शासन का, तो प्रशासनिक विभागों का संचालन कर सके और उचित संचालन के लिए क्या करती है, संसद द्वारा कार्यपालिका के प्राधिकारियों को विधायी शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। तो संसद की प्रत्यय विधायी शक्ति कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधियों को क्या करेगी, वैधानिक शक्ति प्राप्त करेगी। फिर आ रहा है न्यायपालिका। जैसे कार्यपालिका जो विधान क्या करेगा, नियम बनाएगा, रेगुलेशन बाईलॉज से संबंधित हो सकता है। भारत में भी क्या है, निम्नलिखित का जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन माना गया, जैसे कि मूल्यों का निर्धारण करना, मार्केट के लिए स्थान की घोषणा करना, करों के संबंध में संविधि के दिन जो निगमित निकाय आदि घोषणाओं के अंतर्गत यह कार्य उसके माने गए हैं। फिर आ रहा है जुडिशियल लेजिस्लेशन। न्यायिक विधान क्या होता है कि कुछ दशों में क्या की जाती है, कार्यपालिका को तो आप डेलीगेटेड कर ही रहे हो क्योंकि वह क्या करती है, उचित संचालन का कार्य करती है। तो कुछ दशों में न्यायपालिका को भी विधायी शक्ति प्रत्यायोजित की जा सकती है। इस शक्ति के अधीन क्या करता है, वरिष्ठ न्यायालय जो भी सुपीरियर न्यायालय हैं वह अपने न्यायालयीन प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकते हैं। यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो सीपीसी के अंतर्गत हाईकोर्टों को ये क्या जुडिक्शन प्राप्त है कि वे अपने स्वयं की तथा उसके जो सबॉर्डिनेट जो भी सिविल न्यायालय हैं उनकी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकते हैं। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में तो आर्टिकल 145 और 227 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रक्रिया और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने की उनको शक्ति प्रदान की गई है। और सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विषय संबंधी नियम के सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम, जो अपील की प्रोसीजर है उसकी अवधि सीमा होती नियम, निर्णय के पुनर्विलोकन के संबंध में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है या सदस्य कदाचार निर्धारित करने तो आदि जो नियम है वह स्वयं बना सकती हैं। लेकिन 145 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन उस पर दो निबंधन रखे गए हैं। सबसे पहले कि ये जो भी नियम है वो संसद द्वारा जो भी निर्मित विधि है उसके अधीन होंगे। दूसरा, इन नियमों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होगा। तो दो प्रकार के निबंधन इसके ऊपर लगाए गए हैं। फिर हम बात करेंगे स्वायत्त निकाय द्वारा विधानिक लेजिस्लेशन बाय ऑटोनॉमस बॉडीज। ये अब आजकल की जो अधिकांश जो एनेक्टेड लॉ है वो राज्य की प्रभुता संपन्न विधायी द्वारा ही लागू की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसमें विधि द्वारा जो अशासकीय स्वायत्त निकाय हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडी है, या व्यक्तियों को भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो प्राइवेट व्यक्ति है, व्यक्तियों के समूह हैं, उससे संबंधित विषयों पर भी निश्चित सीमा तक अधीनस्थ विधानों का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम फॉर एग्जांपल की बात करें यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में, तो विश्वविद्यालय क्या कर सकते हैं, अपने सदस्यों को आबद्ध करने के लिए कानून बना सकती है। इसी का बिजली है, रोडवेज की कंपनियां हैं, अपने जो भी उपक्रम हैं उनको विनियमित करने के लिए बाई लॉज बना सकती है। जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो अपने कारोबार को रेगुलेट करने के लिए उपनियम बनाने के अधिकार या शक्ति रखती हैं। तो जो ऑटोनॉमस लॉ है उनको क्या है, और जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं उनको अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार होता है, तो वो स्वायत्त निकाय कहलाते हैं। एक और है नगर पालिका विधायन। नगर पालिका विधायन के अंतर्गत क्या आता है, म्यूनसिपल लेजिस्लेशन, कि जो नगर पालिका के जो भी प्राधिकरण है, जो भी अथॉरिटी होती है, उनको अपने नियंत्रण के दिन जो लोकल एरिया है उनके क्षेत्रों के लिए विशेष विधियाँ बनाने का अधीनस्थ शक्ति है, जो राज्य की नगर पालिका विधियों द्वारा दी जाती है। तो ऐसी पावर के अंतर्गत नगर पालिका प्राधिकरण क्या करता है, बाई लॉ जो बनाता है, जो भी अधीनस्थ विधान का ही रूप कहलाता है। तो ये हो गया अपने सुप्रीम लेजिस्लेशन, जो सर्वोच्च विधायी शक्ति है, जिसको कोई भी नकारित नियंत्रित नहीं कर सकता। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी कि आपको पावर दी जा रही है जो अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित है और किसी के अंडर कंट्रोल के अंतर्गत है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के हमने पार्ट पढ़ लिए, कॉलोनियल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियली, म्यूनसिपल लेजिस्लेशन और लेजिस्लेशन बाय ऑटोनॉमस बॉडीज के अंतर्गत। तो ये हो गया काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन का चैप्टर पूरा। अगली क्लास में हम बात करेंगे डेलीगेट लेजिस्लेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।